नमस्कार छात्रों, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासरूम में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के पेपर प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है अशोक व अशोक का धम्म। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा की थी तथा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में भी हमने चर्चा की थी। छात्रों, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद में जो मौर्य वंश का शासक बनता है वो है बिंदुसार मौर्य, और बिंदुसार मौर्य के बाद में जो शासक बनते हैं मौर्य वंश के वो थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, साथ ही सम्राट अशोक का जो धम्म है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक रहेगा, इस टॉपिक के अंदर सम्राट अशोक का जीवन परिचय, उस सम्राट अशोक के द्वारा जो युद्ध लड़े गए उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में तथा उन्होंने जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया उनके समय के अंदर जो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ तथा सम्राट अशोक का जो धम्म था, ये हमारा इसमें चर्चा का विषय आज रहेगा। छात्रों, तो छात्रों, सम्राट अशोक व अशोक का धम्म। प्राचीन भारत के इतिहास में कई वंशों का उदय हुआ तथा कई वंशों का अंत हुआ, जैसे छात्रों हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, गुप्त वंश, पुष्यभूति वंश, राजपूत वंश। तो इस प्रकार से कई जो राजवंशों का उदय हुआ, इसने राजवंशों के अंदर मौर्य साम्राज्य का, मौर्य वंश का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है तथा मौर्य वंश के अंदर जो मौर्य वंश का संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य थे तथा इसी मौर्य वंश के अंदर सम्राट जो अशोक मौर्य ने जन्म लिया तथा अशोक मौर्य जब शासक बने तब अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके और राजगद्दी को प्राप्त किया। एक लंबे संघर्ष के बाद में उन्होंने मगध की गद्दी को प्राप्त किया तथा उसके बाद में उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया। उन्होंने कलिंग जैसा बहुत बड़ा युद्ध लड़ा तथा अंत में जब कलिंग युद्ध के अंदर जो भीषण नरसंहार हुआ, भीषण जो जन धन की हानि हुई, तब उनका हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने जो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। छात्रों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया तथा उन्होंने अपना जो धम्म था, धम्म का निर्माण किया था। उन्होंने जो बौद्ध धर्म के अंदर जो अशोक का धम्म है, धम्म का उन्होंने निर्माण किया। तो इस प्रकार से छात्रों, सम्राट अशोक मौर्य का प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है और आज हम सम्राट अशोक मौर्य के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, मगध के सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद मगध के सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद बिंदुसार की मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर मगध के सिंहासन पर या गद्दी पर मगध के सिंहासन पर या गद्दी पर सम्राट पर अशोक बैठा। मगध के सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद मगध के सिंहासन पर अशोक बैठा। छात्रों, चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था दुर्धरा। दुर्धरा से जो जन्म हुआ था, बिंदुसार मौर्य का जन्म हुआ था और बिंदुसार भारत का प्रथम ऐसा जो व्यक्ति है जो ऑपरेशन विधि द्वारा अर्थात शल्य क्रिया द्वारा इसका जन्म हुआ था। तो छात्रों, आपके यूट्यूब में पूछा जा सकता है कि शल्य क्रिया द्वारा किस शासक का जन्म हुआ, तो शल्य क्रिया द्वारा जो जन्म होता है वो बिंदुसार अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है बिंदुसार मौर्य, उसका जन्म होता है। तो भारतीय इतिहास के अंदर प्रथम ऑपरेशन विधि द्वारा जन्म लेने वाला अर्थात शल्य क्रिया द्वारा जन्म लेने वाला जो व्यक्ति कौन है, बिंदुसार मौर्य। और बिंदुसार मौर्य की जो पत्नी है धर्मा जिसे सुभद्रांगी के नाम से भी जाना जाता है, उसका पुत्र कौन है, सम्राट अशोक। तो छात्रों,
बिंदुसार की जब मृत्यु हो जाती है तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद में मगध की गद्दी पर कौन बैठता है? मगध की गद्दी पर बैठता है अशोक। तो छात्रों आज हम सम्राट अशोक के बारे में चर्चा करेंगे। तो छात्रों अशोक के जीवन की जानकारी देने वाले स्रोत, पहले स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे कि सम्राट अशोक के जीवन की जानकारी हमें किन किन स्रोतों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। तो अशोक के जीवन की जानकारी देने वाले स्रोत, अशोक के जीवन की जानकारी देने वाले स्रोत, जानकारी देने वाले स्रोत। तो सम्राट अशोक के जीवन की जानकारी हमें किन किन के माध्यम से हमें प्राप्त होती है छात्रों? बौद्ध ग्रंथ किन किन से प्राप्त होती है? बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, जैन साहित्य, अशोक के अभिलेखों से, अशोक के अभिलेखों से, अशोक के अभिलेखों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो सम्राट अशोक की हमें जानकारी किस किस से प्राप्त हो रही है? सम्राट अशोक की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ तथा जो सम्राट अशोक के स्वयं के अभिलेख हैं उनसे हमें सम्राट अशोक की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से छात्रों? तो बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, महाबोधि वंशम, बौद्ध साहित्य अर्थात बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से जिससे हमें जानकारी प्राप्त हो रही है? दिव्यावदान, दिव्यावदान, महाबोधि वंशम, महाबोधि वंशम, दीपवंश, महावंश, दीपवंश, महावंश। तो छात्रों जो सम्राट अशोक के जीवन की जानकारी देने वाले स्रोत हैं बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत दिव्यावदान, महाबोधि वंशम, दीपवंश तथा महावंश द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो जैन साहित्य अर्थात जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथों के माध्यम से भी हमें तत्कालीन समय के भारतवर्ष में सम्राट अशोक मौर्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है तथा अशोक के अभिलेखों से भी हमें जो सम्राट अशोक की जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों जो भारतवर्ष में सर्वप्रथम अभिलेखों का निर्माण करवाने वाला, भारतवर्ष में सर्वप्रथम जो स्तंभों का निर्माण करवाने वाला शासक कौन था? वो थे सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक ने सर्वप्रथम भारतवर्ष के में जो अभिलेखों का निर्माण प्रारंभ करवाया। तो ये यहाँ पे टैग में पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम भारत में अभिलेखों का निर्माण करवाने वाला शासक कौन था? तो वो थे अशोक मौर्य। छात्रों अब इनके हम जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। तो जीवन परिचय के बारे में पिता, किसका पिता? सम्राट अशोक का पिता बिंदुसार। पिता कौन था छात्रों? बिंदुसार। छात्रों बिंदुसार नाम अलग है, बिंबिसार अलग है। बिंबिसार नाम का जो शासक हुआ वो हर्यक वंश के अंदर हुआ था और अजातशत्रु का पिता था, महात्मा बुद्ध के ये समकालीन था। और ये है बिंदुसार, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है तथा सम्राट अशोक का ये पिता है। तो बिंदुसार पिता, बिंदुसार माता, माता माता का नाम धर्मा तथा एक और इनका नाम मिलता है इनकी माता का, वो है सुभद्रांगी। क्या मिलता है छात्रों? सुभद्रांगी, सुभद्रांगी। तो इनकी माता के क्या कितने नाम मिलते हैं? धर्मा मिलता है, दूसरा क्या मिलता है? सुभद्रांगी। तो धर्मा के बारे में देखते हैं। अशोक की माता धर्मा, अशोक की माता, अशोक की माता धर्मा, अशोक की माता धर्मा चंपा के ब्राह्मण की बेटी थी। चंपा, चंपा के, चंपा राज्य था वहां, चंपा के ब्राह्मण, ब्राह्मण की बेटी थी। चंपा के ब्राह्मण की बेटी थी। धर्मा को
धर्मा को सुभद्रांगी, कल्याणी, सुभद्रांगी, कल्याणी जनपद के नाम से भी जाना जाता है। जनपद के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से भी जाना जाता है। वंश किसका? अशोक का, मौर्य वंश। राज चिन्ह, राज चिन्ह मयूर अर्थात मोर। गुरु चाणक्य, गुरु चाणक्य। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री राधा गुप्त, राधा गुप्त। राजधानी पाटलिपुत्र, राजधानी पाटलिपुत्र। पुत्र तीवर दशरथ, तीवर पुत्र तीवर कुणाल, महेंद्र। जलोक दशरथ नहीं करेंगे छात्रों। तीवर, कुणाल, महेंद्र, जलोक, महेंद्र, जलोक। पुत्र तीवर, कुणाल, महेंद्र, जलोक। पुत्री संघमित्रा, पुत्रियां संघमित्रा व चारुमती, संघमित्रा व चारुमती। पुत्रियां संघमित्रा व चारुमती। भाई अशोक के जो भाई, कौन से भाई? सौतेले। इसके भाई थे तिष्य, तिष्य, सुसीम, विगतशोक, सुसीम, विगतशोक, तिष्य, विगतशोक, तिष्य। तो छात्रों, जो सम्राट अशोक है, अशोक के बारे में हम देखते हैं कि मगध के सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद में जो मगध की गद्दी पर बैठता है, वो कौन बैठता है? बिंदुसार मौर्य का जो पुत्र है अशोक, ये क्या है कि गद्दी पर बैठता है। और सम्राट अशोक के जीवन की हमें जानकारी देने वाले जो स्रोत है वो कौन कौन से हैं? बौद्ध साहित्यों के माध्यम से, जैन साहित्य के माध्यम से, अशोक के अभिलेखों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है। किसकी जानकारी प्राप्त होती है? सम्राट अशोक के जीवन की हमें जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध साहित्य जैसे दिव्यावदान, महाबोधि वंशम, दीप वंश और महावंश। तो बौद्ध साहित्य कौन सा छात्रों? दिव्यावदान, महाबोधि वंशम, दीप वंश व महावंश। इसके द्वारा हमें सम्राट अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों, जिसके पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। पिता का नाम क्या था छात्रों? बिंदुसार। माता का नाम धर्मा। धर्मा को शुभ्रांगी के नाम से भी जाना जाता है। अशोक की माता धर्मा चंपा के ब्राह्मण की बेटी थी। कहाँ की थी? चंपा देश था, चंपा देश के ब्राह्मण की एक बेटी थी, वो उसका नाम क्या था? धर्मा। और धर्मा का विवाह किससे हुआ? ये बिंदुसार मौर्य से हुआ। तो छात्रों, धर्मा को शुभ्रांगी, कल्याणी जनपद के नाम से भी जाना जाता है। किस किन किन के नामों से जाना जाता है? न्यूटाइट में आपके पूछा जा सकता है छात्रों ये कि शुभ्रांगी, कल्याणी जनपद के नाम से भी इसे जाना जाता है। वंश, जो अशोक का वंश था, मौर्य वंश का ये शासक था। राज्य चिन्ह, राज्य चिन्ह
क्या था छात्रों? राज्य चिन्ह था छात्रों इसका मयूर, मयूर अर्थात मोर। अशोक का राज्य चिन्ह क्या था? मोर था। गुरु, गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। तो छात्रों ये चाणक्य हैं, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, बिंदुसार मौर्य के गुरु भी थे और अशोक के ये भी गुरु थे। छात्रों इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जो राजा गुप्त सम्राट अशोक का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? राजा गुप्त था। राजधानी सम्राट अशोक की पाटलिपुत्र थी। अशोक के पुत्र जो हमें अशोक के अभिलेखों के माध्यम से उसके पुत्रों की हमें जो जानकारी प्राप्त होती है उसके अंतर्गत तीवर, कुणाल, महेंद्र और जलोक, हमें 4 पुत्रों की जानकारी प्राप्त होती है। कौन कौन से? तीवर पुत्र का नाम क्या क्या? तीवर, कुणाल, महेंद्र तथा जलोक। पुत्रियां जो अशोक के अभिलेखों के माध्यम से हमें उनकी उसकी 2 पुत्रियों की हमें जानकारी मिलती है। पुत्रियों के नाम संघमित्रा व चारुमती। भाई जो सम्राट अशोक के सौतेले भाई थे, सौतेले भाई कौन थे? सुसीम, विगतशोक तथा तिष्य। कौन कौन थे? सुसीम, तिष्य तथा विगतशोक। तो ये विगतशोक ये क्या थे कि इसके सौतेले भाई थे। छात्रों अब हम देखते हैं सम्राट अशोक की जो पत्नियां थी, पत्नियां कौन कौन थी तो उनके बारे में हम देखते हैं। विवाह, सम्राट अशोक का जो विवाह होता है, विवाह किन किन से वो विवाह करता है? विवाह सम्राट अशोक का जो विवाह होता है अर्थात उनकी जो पत्नियां हैं उनके नाम क्या है? तो छात्रों इसके अंदर देवी, प्रथम पत्नी कौन है? देवी। देवी क्या नाम है छात्रों इसकी? देवी। और देवी अब कौन थी उसके बारे में देखते हैं। यह विदिशा के व्यापारी की पुत्री थी। यह विदिशा के व्यापारी की, विदिशा के व्यापारी की पुत्री थी। यह विदिशा के व्यापारी की पुत्री थी। अशोक की प्रथम पत्नी थी। यह अशोक की प्रथम पत्नी थी। अशोक की प्रथम पत्नी थी। इससे महेंद्र तथा संघमित्रा, महेंद्र नामक पुत्र व संघमित्रा नामक पुत्री, संघमित्रा नामक पुत्री का जन्म हुआ। संघमित्रा नामक पुत्री का जन्म हुआ। ये प्रथम पत्नी थी सम्राट अशोक की और इससे महेंद्र तथा संघमित्रा नामक पुत्री का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी है सम्राट अशोक की तिष्य रक्षिता। दूसरी पत्नी का नाम क्या है? तिष्य रक्षिता। तिष्य रक्षिता। दिव्यावदान के अनुसार यह अशोक की पत्नी थी। दिव्यावदान, और दिव्यावदान कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ का नाम, इस बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? दिव्यावदान। तो दिव्यावदान के अनुसार तिष्य रक्षिता, तिष्य रक्षिता अशोक की पत्नी थी। अशोक की पत्नी थी। अशोक की पत्नी थी। कारुवाकी, कारुवाकी, कारुवाकी। अशोक के शिलालेखों में मात्र इसी का नाम आता है। अशोक के अभिलेखों में मात्र कारुवाकी का नाम आता है। कारुवाकी का नाम आता है। यह तिवर की माता थी। तिवर की माता थी। जो सम्राट अशोक का पुत्र तिवर है उसकी जो माता है उसका माता का नाम क्या था? कारुवाकी। उसकी माता का नाम क्या था? कारुवाकी। इसके अतिरिक्त जो पद्मावती, 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 यह
अशोक की पत्नी थी और निसंतान थी, निसंतान थी। यह अशोक की पत्नी थी और निसंतान थी। असिंध मित्रा, असिंध मित्रा, असिंध मित्रा, असिंध मित्रा, असिंध मित्रा। छात्रों छात्रों यहाँ देखिए, ये अशोक की पत्नी थी और इसके पुत्र का नाम, इसके पुत्र का नाम कुणाल था, कुणाल था। तो इसने कुणाल नाम के पुत्र को जन्म दिया। असिंध मित्रा यह अशोक की पत्नी थी, यह अशोक की पत्नी थी और अशोक की पटरानी थी, पट रानी थी और पटरानी थी और निसंतान थी, निसंतान थी। तो छात्रों जो आप इसमें देखते हैं कि अशोक के जीवन की हमें जानकारी देने वाले स्रोत बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य तथा अशोक के अभिलेख हैं और इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से हमें ये पता चलता है, इसी साहित्य से, इन्हीं अभिलेखों के माध्यम से हमें जो सम्राट अशोक की पत्नियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि सम्राट अशोक की पत्नियां कौन कौन थी। तो छात्रों देवी, पहली पत्नी कौन सी थी? देवी। यह विदिशा के व्यापारी की पुत्री थी। कहाँ की? विदिशा, विदिशा के व्यापारी की ये पुत्री थी। और विदिशा वर्तमान में कहाँ आता है? वर्तमान के अंदर विदिशा मध्य प्रदेश के अंदर आता है। तो विदिशा के व्यापारी की पुत्री थी, ये अशोक की प्रथम पत्नी थी। तो अशोक की प्रथम पत्नी कौन थी? देवी थी। और इससे महेंद्र नामक पुत्र व संघमित्रा नामक पुत्री का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? महेंद्र नामक पुत्र तथा संघमित्रा नामक जो इस पुत्री है उसका जन्म हो रहा है। किससे हो रहा है? ये देवी तथा अशोक से। छात्रों तिष्य रक्षिता, अब सम्राट अशोक की जो दूसरी पत्नी है वो कौन सी है? तिष्य रक्षिता। बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है छात्रों? दिव्यावदान। इसके अनुसार तिष्य रक्षिता अशोक की जो दूसरी पत्नी थी। छात्रों कारुवाकी, एक अन्य जो पत्नी है उसका नाम है कारुवाकी। को क्या नाम है? कारुवाकी। तो ये कारुवाकी जो पत्नी है अशोक के अभिलेखों में मात्र, जो अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के जो 40 से अधिक अभिलेख हमें प्राप्त हुए, मात्र इन अभिलेखों के अंदर एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसके अंदर क्या है कि इसकी पत्नी कारुवाकी का नाम हमें पता चलता है। इसकी पत्नी कारुवाकी, अशोक के अभिलेखों में मात्र कारुवाकी का नाम आता है। यह तीवर की माता थी। किसकी थी? राजकुमार तीवर की माता थी। तो केवल एक पत्नी कारुवाकी का नाम ही हमें इसके अभिलेखों के अंदर प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त पद्मावती, यह भी अशोक की पत्नी थी और पद्मावती के पुत्र का नाम क्या था? कुणाल। पद्मावती के पुत्र का क्या नाम था? कुणाल। असिंध मित्रा, यह अशोक की पटरानी थी तथा ये निसंतान थी, इसके कोई पुत्र नहीं था। तो इस प्रकार से छात्रों हमें अशोक की जो 5 पत्नियों के नाम हमें प्राप्त होते हैं। तो वो 5 पत्नियां कौन कौन थी? देवी, तिष्य रक्षिता, कारुवाकी, पद्मावती तथा असिंध मित्रा। तो ये 5 पत्नियों के हमें नाम जो अशोक के की पत्नियां थी इसके नाम हमें पता चलते हैं। छात्रों इसके अतिरिक्त जो सम्राट अशोक द्वारा जो अशोक की उपाधियां, जो हम सम्राट अशोक है तो अशोक की उपाधियों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि सम्राट अशोक की जो उपाधियां कौन कौन सी थी। तो सम्राट अशोक की उपाधियां, सम्राट अशोक की उपाधियां। छात्रों उपाधियों के बारे में हम देखते हैं कि उपाधियां कौन कौन सी थी इसकी। छात्रों इसकी उपाधियां चंडशोक था, देवानाम प्रिय, चंडशोक व देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय। तो इसकी इन उपाधियों का हमें जानकारी मिलती है। चंडशोक, इसकी उपाधि कौन सी है? चंडशोक तथा देवानाम प्रिय, ये किसकी उपाधियां हैं?
ये सम्राट अशोक की उपाधियां। यदि आपके न्यू टाइप में जाता है कि अशोक की उपाधियां बताइए तो आपको बतानी पड़ेगी चंड शोक तथा देवानाम प्रिय। तो ये अशोक की उपाधियां है छात्रों। इसके अतिरिक्त नाम, जो अशोक के नाम है, अशोक के नाम, तो अशोक के नाम हमें कहां से प्राप्त होते हैं तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं छात्रों की। दिव्यावदान में जूनागढ़ अभिलेख में दिव्यावदान क्या है छात्रों? बौद्ध ग्रंथ है। दिव्यावदान क्या है? बौद्ध ग्रंथ। तथा जूनागढ़ अभिलेख, इसे जूनागढ़ का शिलालेख, जूनागढ़ प्रशस्ति भी कहा जाता है। और ये जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर स्थित है? यह जूनागढ़ अभिलेख है गुजरात के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है छात्रों? गुजरात के अंदर ये स्थित है। तो छात्रों ये दोनों क्या बताते हैं अशोक, सम्राट अशोक के बारे में कि दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ में जूनागढ़ अभिलेख में जो अशोक मौर्य, अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मौर्य। सम्राट अशोक का नाम क्या मिलता है? पूरा नाम मिल रहा है इसका अशोक मौर्य। इसके वंश को भी बताया गया है। तो दिव्यावदान नामक बौद्ध ग्रंथ में जूनागढ़ अभिलेख के अंदर हमें सम्राट अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मौर्य में नाम मिलता है। पुराणों के अनुसार जो नाम है, पुराणों के अनुसार सम्राट अशोक का जो नाम मिलता है वो क्या है? सम्राट अशोक का अशोक वर्धन। पुराणों के अनुसार सम्राट अशोक का क्या नाम मिलता है? अशोक वर्धन। तो अशोक वर्धन जो नाम मिलता है किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार ये नाम मिलता है। सिंहली ग्रंथों में, जो सिंहली ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के अंदर, सिंहली ग्रंथों में क्या मिलता है? अशोक। सिंहली ग्रंथों में, जो सिंहली ग्रंथ है उनमें जो सम्राट अशोक का नाम क्या मिलता है? केवल अशोक नाम जो मिलता है हमें किसमें मिलता है? सिंहली ग्रंथों के अंदर। इसके अतिरिक्त मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदगोलेम। तो छात्रों मास्की प्लस गुर्जरा, मास्की प्लस गुर्जरा प्लस नेतुर प्लस मास्की, गुर्जरा, नेतुर तथा उदगोलेम अभिलेख, उदगोलेम अभिलेख, इसमें क्या बताया गया है? इन अभिलेखों के अंदर सम्राट अशोक का जो नाम बताया गया है, सम्राट अशोक का नाम क्या बताया गया है? इसमें अशोक। इसमें क्या बताया गया छात्रों? अशोक। इस प्रकार से छात्रों जो सम्राट अशोक के नाम बताए गए। दिव्यावदान व जूनागढ़ अभिलेख के अंदर अशोक मौर्य नाम मिलता है। पुराणों के अंदर अशोक वर्धन नाम मिलता है तथा सिंहली ग्रंथों के अंदर अशोक नाम मिलता है तथा मास्की, गुर्जरात, नेतुर तथा उदगोलेम जो अभिलेख है सम्राट अशोक के उसके अंदर जो इसका नाम अशोक है जो हमें मिलता है। तो इस प्रकार से छात्रों जो सम्राट अशोक के ये विभिन्न हमें जो नाम हमें जो प्राप्त होते हैं। छात्रों अब हम देखते हैं सम्राट अशोक का जो शासनकाल है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि सम्राट अशोक ने कब से कब तक जो राज्य किया तथा जो मगध की गद्दी पर जो सम्राट अशोक कब बैठा। तो छात्रों उसके बारे में हम देखते हैं शासनकाल। किसका शासनकाल है? ये सम्राट अशोक का शासनकाल है। सम्राट अशोक के शासनकाल के बारे में देखते हैं छात्रों हम 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व, 273 ईस्वी पूर्व से लेकर से 232 ईस्वी पूर्व, 232 ईस्वी पूर्व कब से कब तक शासनकाल माना गया है? 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व। जैन साहित्य के अनुसार, जैन साहित्य मतलब जो जैन ग्रंथ है उनके अनुसार, जैन साहित्य के अनुसार अशोक अपने पिता बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध शासक बना। अशोक अपने पिता
बिंदुसार मौर्य की इच्छा के विरुद्ध, बिंदुसार मौर्य की इच्छा के विरुद्ध शासक बना। शासक बना। सिंहली अनुश्रुति दीपवंश व महावंश के अनुसार, सिंहली अनुश्रुति सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके, अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध की गद्दी प्राप्त की, या मगध के सिंहासन पर बैठा, सिंहासन पर बैठा। छात्रों, शासनकाल के बारे में जो सम्राट अशोक का शासनकाल है 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक इसका जो शासनकाल है जो माना गया है। छात्रों, जो ये सर में अब आप देखेंगे उल्टे कैसे चल रहे हैं, तो ये बीसी अर्थात ईस्वी पूर्व, ये क्या है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं, इसलिए क्या है कि सन जो उल्टे चल रहे हैं। तो छात्रों, 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक जो सम्राट अशोक द्वारा जो शासन किया गया, और जैन साहित्य के अनुसार अशोक अपने पिता बिंदुसार मौर्य की इच्छा के विरुद्ध जो शासक बना। तो ये बिंदुसार, जैन साहित्य कहता है कि बिंदुसार की किसी प्रकार से कोई इच्छा नहीं थी इसे शासक बनाने की, परंतु ये उनकी इच्छा के विरुद्ध जो शासक बना। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार, जो सिंहली अनुश्रुति है उसके अनुसार जो अशोक है, अशोक ने क्या किया कि अपने 99 भाइयों की हत्या की, और 99 भाइयों की हत्या करने के बाद में ये मगध की गद्दी पर बैठा। तो छात्रों, तो इस प्रकार से जो इसके बारे में बताया गया है, राज तिलक, जो राज तिलक है सम्राट अशोक का, उसके बारे में हम देखते हैं। राज तिलक, राज तिलक, तो राज तिलक छात्रों इसका जो हम देखते हैं, राज तिलक इसने कब करवाया, 269 ईस्वी पूर्व। तो राज तिलक कब हुआ इसका, 269 ईस्वी पूर्व। तो 269 ईस्वी पूर्व जो राज तिलक करवाया। छात्रों, इसको मगध का सिंहासन प्राप्त हो चुका था 273 ईस्वी के अंदर ही, लेकिन इसने ईस्वी पूर्व में, लेकिन इसने क्या किया, अपना विधिवत जो राज्य अभिषेक है वो राज तिलक अशोक ने अपना विधिवत राज तिलक, अपना विधिवत राज तिलक, अशोक ने अपना विधिवत राज तिलक 4 वर्षों के संघर्ष के बाद, 4 वर्षों के संघर्ष के बाद 269 ईस्वी में, 269 ईस्वी पूर्व करवाया। 269 ईस्वी पूर्व करवाया। छात्रों, तो जो राज तिलक है, राज तिलक कब हो रहा है, 269 ईस्वी पूर्व इसका राज तिलक हो रहा है। सम्राट अशोक ने जो अपने 99 भाइयों से संघर्ष किया था, 99 भाइयों की हत्या करने के बाद में जो 4 वर्षों तक लंबा जो संघर्ष चला, लंबे संघर्ष करने के पश्चात इसने विधिवत तौर पे 269 ईस्वी के अंदर, ईस्वी पूर्व इसने जो अपना राज तिलक करवाया। छात्रों, जो सम्राट अशोक के अभिलेख भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख हैं, सम्राट अशोक के अभिलेख भारत के सबसे प्राचीनतम अभिलेख हैं,
भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख हैं। भारत में सर्वप्रथम अभिलेखों का निर्माण भारत में सर्वप्रथम अभिलेखों का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया। भारत में सर्वप्रथम अभिलेखों का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया। सम्राट अशोक के अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करने वाला सम्राट अशोक प्रथम शासक था। भारत में अभिलेखों के माध्यम से प्रजा मतलब जनता को संबोधित करने वाला अशोक प्रथम शासक था। छात्रों, जो सम्राट अशोक के अभिलेख जो है भारत के अंदर सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहलाते हैं। तो सबसे प्राचीनतम अभिलेख किसके कहलाते हैं छात्रों? ये कहलाते हैं सम्राट अशोक के अभिलेख भारत के सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहलाते हैं। भारत में सर्वप्रथम अभिलेखों का निर्माण जो सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया। सम्राट अशोक के अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। कितना अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं छात्रों? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कि सम्राट अशोक के अभी तक 40 से अधिक जो अभिलेख हमें प्राप्त हो चुके हैं। भारत में अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित करने वाला अशोक प्रथम शासक था। तो भारत में प्रजा को अपने अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करने वाला जो प्रथम शासक कौन था? वो अशोक था। तो छात्रों, ये आपके न्यू टाइप पे पूछा जा सकता है कि सम्राट अशोक के अभिलेख जो भारत में सबसे प्राचीनतम अभिलेख किसके हैं? भारत में अभिलेखों के माध्यम से जो प्रजा को संबोधित करने वाला शासक कौन सा है? भारत में जो सर्वप्रथम अभिलेखों का निर्माण किसने करवाया? तो इस तीनों प्रश्नों का उत्तर क्या होगा? सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक के बारे में जानकारी जो दी गई है। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो सम्राट अशोक को अभिलेख निर्माण करवाने की प्रेरणा सम्राट अशोक को अभिलेखों का निर्माण करवाने की प्रेरणा ईरान को फारस के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन नाम क्या था? फारस था। ईरान के शासक दारा प्रथम को डेरियस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? डेरियस
के नाम से भी जाना जाता है। दारा सम्राट अशोक को अभिलेखों का निर्माण करने की प्रेरणा ईरान के शासक दारा प्रथम ईरान के शासक दारा प्रथम से मिली। छात्रों, सम्राट अशोक को जो अभिलेखों का निर्माण करने की प्रेरणा किससे मिली? ये दारा प्रथम अर्थात डेरियस से जो ये मिली। इसके अतिरिक्त छात्रों, सम्राट अशोक है तो सम्राट अशोक भारत में जो प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों का निर्माण करवाया, प्रथम ऐसे शासक हैं जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से जो प्रजा को संबोधित किया, प्रथम ऐसे जो सम्राट अशोक के अभी तक 40 से अधिक शिलालेख प्राप्त हो चुके हैं। अर्थात इसके अतिरिक्त जो सम्राट अशोक को अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित करने की प्रेरणा तथा इसके अतिरिक्त अभिलेखों का निर्माण कराने की प्रेरणा ईरान के शासक, ईरान को हम फारस के नाम से भी जानते हैं, तो ईरान के शासक दारा प्रथम अर्थात डेरियस से इन्हें मिली। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं, सम्राट अशोक के शिलालेख, तो सम्राट अशोक के जो शिलालेख के अभिलेख, सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम टिफेन थेलर ने खोजा। सम्राट अशोक के शिलालेखों को, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में, मोस्ट इंपोर्टेंट छात्रों ये 1750 ईस्वी में टिफेन थेलर ने दिल्ली में खोजा। तो सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं इनकी खोज करने वाला कौन था छात्रों? इनकी खोज करने वाला था टिफेन थेलर। कौन था छात्रों? टिफेन थेलर। तो टिफेन थेलर ने सर्वप्रथम दिल्ली के अंदर सम्राट अशोक के जो शिलालेख अभिलेख हैं उनका पता लगाया। कब लगाया? 1750 ईस्वी में। तो 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम दिल्ली में टिफेन थेलर नामक विद्वान ने सम्राट अशोक के जो शिलालेख है उनकी खोज की। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। जो सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तो सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप द्वारा सर्वप्रथम जो पढ़ा गया। इसके अतिरिक्त वी.आर. रामचंद्र दीक्षांतर के अनुसार वी.आर. रामचंद्र दीक्षितार के अनुसार वी.आर. रामचंद्र दीक्षितार के अनुसार वी.आर. रामचंद्र दीक्षितार के अनुसार मास्की अभिलेख में अशोक के नाम की खोज, मास्की अभिलेख में अशोक के नाम की खोज,
वी आर रामचंद्र दीक्षितार के अनुसार मास्की अभिलेख में अशोक के नाम की खोज 1915 ईस्वी में बीडन द्वारा की गई। बीडन द्वारा की गई। तो छात्रों, जो सम्राट अशोक को अभिलेखों के निर्माण करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई है? अभिलेखों के निर्माण करने की से प्रेरणा जो प्राप्त हुई है, ये ईरान के शासक दारा प्रथम से इसको मिली। सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1750 ईस्वी के अंदर टिफेन थेलर ने जो दिल्ली से खोजा। इसकी जो सम्राट अशोक के शिलालेख की सर्वप्रथम खोज की गई दिल्ली के अंदर की गई, और किसने की? ये टिफेन थेलर ने की। सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। किसने पढ़ा छात्रों? जेम्स प्रिंसेप ने जो पढ़ा। कब पढ़ा? 1837 ईस्वी के अंदर। ये कब पढ़ा था छात्रों? 1837 ईस्वी के अंदर जेम्स प्रिंसेप द्वारा सर्वप्रथम जो पढ़ा गया। वी आर रामचंद्र दीक्षितार, जो वी आर रामचंद्र दीक्षितार नामक जो विद्वान है, इनके अनुसार मास्की अभिलेख में अशोक के नाम की खोज, जो मास्की के अभिलेख के अंदर अशोक का नाम मिलता है, उस अशोक नाम की खोज जो 1915 ईस्वी के अंदर बीडन नामक जो विद्वान थे, इन्होंने जो की। भारत में सर्वप्रथम अभिलेखों का निर्माण किसने करवाया? ये सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया। तो इस प्रकार से छात्रों, जो सम्राट अशोक एक महान शासक थे। और छात्रों, अशोक के अभिलेखों की लिपि व भाषा, जो सम्राट अशोक है, तो सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपि व भाषा किस प्रकार की थी, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपि व भाषा। सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपि व भाषा। सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपि व भाषा। छात्रों, सम्राट अशोक के अभिलेखों से एकमात्र चापड़, सम्राट अशोक के अभिलेखों से एकमात्र चापड़ नामक लेखक की जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक के अभिलेखों से एकमात्र चापड़ नामक लेखक की जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक के अभिलेख ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अराइमेक नामक 4 लिपियों में प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में मिले हैं।
प्राकृत भाषा में मिले हैं। तो छात्रों, तो अभिलेखों के अंदर सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं, अभिलेखों के अंतर्गत केवल एकमात्र जो लेखक है, उस लेखक का नाम क्या है? चापड़ नामक जो लेखक है उसका हमें जो पता चलता है। तो सम्राट अशोक के 40 से अधिक अभिलेख अभी तक प्राप्त हो चुके हैं और इन अभिलेखों में जो लिखने वाला इनका राइटर है इन अभिलेखों को, तो उसका नाम क्या है? चापड़ नामक एकमात्र जो लेखक का हमें नाम मिलता है। ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अराइमेक। सम्राट अशोक द्वारा जो लिपियों का उल्लेख, जिन लिपियों के अंदर शिला अभिलेखों का निर्माण किया गया वो अभिलेख हैं ब्रह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, ग्रीक लिपि में तथा अराइमेक लिपि में। अर्थात ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अराइमेक, इन 4 लिपियों के अंदर सम्राट अशोक के जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेखों की जो भाषा है, भाषा कौन सी थी? प्राकृत है। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा के अंदर लिखे गए। इस प्रकार से छात्रों ये सम्राट अशोक के ये अभिलेख थे और भारतवर्ष में सर्वप्रथम अभिलेखों का जो निर्माता था वो सम्राट अशोक को माना गया है और सम्राट अशोक के अभी तक 40 से अधिक अभिलेख हमें प्राप्त हो चुके हैं।